बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आज भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का जो स्वागत समारोह है, ये हम सबका एक बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ पहुँचे हैं। और कौन है भगीरथ जी, क्या है, किस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आज जो आप सब एकत्रित हुए हैं, आज सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी माँ बहन और हमारे वरिष्ठ साथी लोग जो हमारे देश के कोना कोना से चल के आए हैं। और ये एक शुरुआत है साहब। आज से कुछ साल पहले हम सोचा करते थे कि हमारा समाज देश भर में क्यों नहीं है। अगर ब्राह्मण भाई पूरे देश में है, यादव भाई पूरे देश में है, तो हमारा समाज क्यों नहीं पूरे देश में है। तो हम अलग अलग भागों से बटे हुए थे और उसको एक करने के लिए, हम ये प्रयास करने के लिए हम सब यात्रा के बारे में सोचे। तो हमें पता चला कि हमारे जिनके हम वंशज हैं, हमारे कुल में सबसे बड़ा महान ऋषि भगीरथ हुआ करते थे। अब सोचिए भगीरथ जी से हमारा इतना बड़ा पुराना रिश्ता कैसे हो गया। ये सब सोचने के बाद जब देश के विभिन्न राज्यों में जब गया, दिल्ली में मैं रहता हूँ, वैसे बिहार के रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हरियाणा पंजाब से हमारे साथी आए थे, वहाँ नूनगढ़ सुरगढ़ बोलते हैं। राजस्थान में बेलदार सगर ज़्यादातर बोलते हैं, खड़ौल खारवाल। गुजरात में चौहान सगर बोलते हैं। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में गवंडी, बेलदार, अगड़ी, लोनाड़ी। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, उपारा, ऐसे प्रत्येक राज्य में हमारे समाज के लोग सॉल्ट मेकर का ही उपनाम है, जो अलग अलग नाम से हम जाने जाते हैं पूरे भारत में। और आज भगीरथ यात्रा क्यों हम सब चुने कि भगीरथ जी का एक नाम से हम सब यात्रा करेंगे। भगीरथ जी तो राम जी का वंशज है। राम जी को 20वें कुल में भगीरथ जी के जन्म लिए थे। तो मैं साहब आप लोग एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, जिससे मैं प्रेरित होकर के अपना सारा सुख शांति छोड़ करके ये भगीरथ जी का प्रयास कर रहा हूँ। आज से हजारों वर्ष पहले भगीरथ जी ने जिस तरह से प्रयास किया था, आज वही प्रयास मैं आप लोग के बीच में आज 1-1.25 साल से कर रहा हूँ अपने समाज को जगाने के लिए। हिंदू पुराणों में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो अश्वमेध यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में एक अशु घोड़ा छोड़ा गया था। उस घोड़ा को ढूंढने के लिए जब वो कपिल मुनि आश्रम में इंद्र भगवान ने घोड़ा छुपा दिया था गंगा सागर में, तो उसको ढूंढने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा को ढूंढते ढूंढते पूरे धरती में समुद्र नदी नाला खोद करके वो घोड़ा को जाके पाताल लोक के करीब में गंगा सागर में जाकर के ढूंढे वो घोड़ा। वही घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ था। वहाँ 60,000 पुत्र जिनका रहेगा उनको क्रोध तो आएगा, कितना बड़ा यज्ञ को हमारा कैसे रोक के बैठे हैं महात्मा जी। उसको डांटा फटकारा तो उन्होंने श्राप दे दिया, वो 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए, उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा था कि हमारा ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ, हमें तो यज्ञ पूरा करना चाहिए और यज्ञ पूरा करने के लिए हम सब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने खुद प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो गए। उनके चौथे कुल में महर्षि भगीरथ पैदा हुए। लेकिन यहीं पे मैं बताऊंगा एक छोटी सी बात कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो मिट्टी से खोद करके घोड़ा ढूंढते ढूंढते पाताल समुद्र नदी नाला बना दिए। आज हमारा पूर्वज उसी जमाने से, प्राचीन काल से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज मिट्टी के काम से जुड़ गए। और उस मिट्टी को जो सबसे खराब मानते थे कि मरी हुई मिट्टी जो व्हाइट सफेद परत निकल जाता था, हमारे यूपी बिहार में नुची बोलते हैं उसको, वहां से हमारे पूर्वज
नमक सोडा खाड़ी बना करके अपने समाज को आगे बढ़ाया और एक व्यवसाय पूरी दुनिया को बम गोला बारूद केमिकल बना के हमारे पूर्वज दिए। जिस समय भारत में साबुन का आविष्कार नहीं था, उस समय हमारा पूर्वज सोडा का आविष्कार करके कपड़ा धोने का काम, जितनी साफ सफाई का काम सोडा से होता था, उसके 1 नंबर का केमिकल जो होता था, खाड़ी सोडा के बाद जो 1 नंबर केमिकल निकलता था, वो विदेश में लेकर के बम गोला बारूद बनाने का केमिकल तैयार होता था। अब सोचिए हमारा पूर्वज उस समय कितना वैज्ञानिक था, तो हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। बहुत सारा लोग बोलते हैं भगीरथ वैज्ञानिक से, तो मैं तो कहता हूँ भैया वैज्ञानिक रूप से हूं मैं। और भगीरथ जी के आज हम सब ये नमक सोडा बनाते बनाते पूरे दुनिया को नमक खाना सिखाया, पूरे दुनिया को टेस्ट बताया। तभी साहब हमने लिखा है, सदियों खाया नमक हमारा, क्या कहता है धर्म तुम्हारा। और हमारा रोजगार भी छीन लिया उस 1930 में। अब आप बताइए कि राजा सगर से आपका क्या रिलेशन है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो मिट्टी के काम से जुड़े, तो हमारे पूर्वज उसी तरह मिट्टी के काम से जुड़ करके अपना रोजी रोजगार व्यवसाय चलाते आए। और उन्हीं राजा सगर के भगीरथ, चौथे कुल में भगीरथ जी जन्म लिए। आज का जो अयोध्या है उस समय का अवध था, और आप उस अवध का वासी है। आज भी यूपी बिहार में हमको अवध के लोग बोले जाते हैं कि अवध का है, तो हम राजा भगीरथ का वही अवध का है हम लोग, जो आज का अयोध्या है। आज उनके 20वें कुल में राम जी जन्म लिए, तो आज पूरा दुनिया में राम जी का जय जयकार हो रहा है। लेकिन दोस्तों उनके परदादा थे भगीरथ जी, उनको हम नहीं भूल सकते हैं। तो हमारे जब राजा सगर के हम वंशज है, राजा भगीरथ के वंशज है, तो हम राल को राम कुल के भी हम हैं। और हम साबूत के साथ कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो आज देश में राज कर रहे हैं, तो राम के वंशज को हम सब कैसे भूल जाएं। आज जो भगीरथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो भगीरथ यात्रा कर रहे हैं, तो आज के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक वो भगीरथ थे जो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ करके माँ गंगा को धरती पे लेके आए और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। और आज के हमारे युवा पीढ़ी है महोदय, जानते हैं क्या करते हैं? माँ बाप जब पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, अच्छा नौकरी प्राप्त हो जाता है, जब लंदन, अमेरिका, विदेश, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो वहां से क्या करते हैं? अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं। धिक्कार है ऐसे नौजवान पर। हम उस भगीरथ का वंशज है जो अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए अपना सारा राजपाट, सुख संपत्ति सब छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे माँ गंगा को लाने के लिए। और आज के एक युवा है, तो ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग, अगर हम सब कम से कम 4 पीढ़ी को तो याद करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरह से भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए काम किया, तो आज हम भगीरथ के वंशज होने के कारण उनके नाते हम सब वही भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। और इस यात्रा जब मैं शुरू किया था, तो 75-80 साल के बूढ़े जो लोग थे हमारे साथ, वो नौजवान बन के हमारे साथ कंधा में कंधा मिला करके पूरे देश भर का यात्रा, दिल्ली यूपी से शुरू होते हुए दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, गुवाहाटी, आसाम तक हम लोग होके आए। और हमारा रामलीला मैदान में लाखों का प्रोग्राम होना था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से वो भेंट चढ़ गया, नहीं हो पाया। तो हम लोग गाजियाबाद में जाके एक सभा हम लोगों ने करके और उस पर पहला यात्रा का हम लोगों ने समापन किया। और हम सब अब दूसरा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए ये यात्रा हमारे समाज को कितना हमारे समाज को पीछे छोड़ के चले आए हैं हम लोग। आप इस देश में 20 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की आबादी तक मैंने संपर्क बनाया है पूरे हिंदुस्तान में 72 किलोमीटर घूमने के बाद, जहां के लोगों ने मुझे बताया कि इस राज्य में हमारा 5 लाख है, किसी ने कहा कि 20 लाख है, किसी ने कहा 30 लाख है, किसी ने कहा 50 लाख है। ऐसे अगर हम जब पूरे हिंदुस्तान में जोड़े तो 12 करोड़ तो हमें गिनने में पता चल गया। और जिनको हम नहीं काउंटिंग कर रहे थे,
वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि सर हम भी आप ही के वाला है, हम भी नमक के कारोबार वाले नोनगढ़ सोरगढ़ है सर, हम तो 13 लाख की आबादी, हमें अपना काउंटिंग में क्यों छोड़ रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के वजह से बहुत कम लोग हमारे बीच में आए हैं, तो इसलिए अगर हम सब ये अभियान लेके चल रहे हैं और आने वाला समय में अगर हम अपना पीढ़ी को भूल जाएंगे तो हमें कोई माफ नहीं करेगा साहब। धन दौलत तो जितना कमा के आज चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अगर नहीं देंगे तो आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं ना, कल आपका भी बच्चा आपको वृद्धाश्रम में डालेगा, तो इसमें कोई दोमत की बात नहीं, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने भगीरथ क्यों चुना, क्योंकि भगीरथ ही इस हिंदुस्तान का कल्याण करके माँ गंगा को धरती पे लेके आए थे। आज वही भगीरथ प्रयास हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश के लोग, हम आज चाहे 2 लोग हैं 5 लाख है, हर स्टेट के लोग आए हुए हैं साहब, और हम सब एक जुनून के साथ ये प्रोग्राम आगे लेके चल रहे हैं। आज हमारा कठिनाई तो है, जिस तरह भगीरथ जी ने पहली सफलता ली और उस सफलता ज्यादा कामयाब नहीं कि गंगा लेके आए तो वेग ही नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो लास्ट में वो साधु गंगा जल को जी के पी गए। फिर उसके बाद में उस शंकर भगवान को आग्रह किए, फिर वो अपने जटा में माँ गंगा को रखे। तो उस तरह से हम लोग को कठिनाई होगी, हम लोग को मुश्किलें आएगी, लेकिन हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो भटके हुए, खोए हुए, पिछड़े हुए हैं, तो हम तो उनको ढूंढने के लिए निकले हैं, तो हमको इसकी चिंता नहीं है। 77 साल हो गया, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है साहब। अगर 12 करोड़ की आबादी हम मानते हैं तो हमारी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कितनी भागीदारी होनी चाहिए, हर जगह पे हमारी भागीदारी होनी चाहिए। किसी को तो आगे से मिल गया आरक्षण, पीछे से आयोग बना दिया, ना मुझे आरक्षण मिला ना मेरे लिए कोई आयोग बनाया। तो हमारे बच्चों तो आज दिल्ली में हमें लग रहा है कि 15 से 20 हजार ऑटो चलाते हैं हमारे भाई लोग। आप सोचिए, आज 25, 30, 40 साल से वो लोग दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, उनको सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसका क्या कारण है? हम उनके बीच में हम इनको जगाने के लिए नहीं आए, तो इसी दिल्ली में यही ऑटो वाले मिल करके किसी को मुख्यमंत्री बना दिए। कितना पावर है इनके अंदर। लेकिन आज जब हम सब अपने लिए आए हैं तो ये भाई सब बोले सर आप आगे आओ, हम सब आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। और इस देश में जितनी बड़ी भूमिका हमारे समाज का रहा, वो हर स्टेट में जाकर के मैं देखा। बिहार के चंपारण सत्याग्रह है, देश आजादी की। आप लोग और एक बात बताता हूँ, देश आजादी की पहली लड़ाई जो बताया जाता है 1857 में मंगल पांडे ने शुरू की थी, ये बिल्कुल गलत है सर, सारा झूठ है वो, क्योंकि लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे। देश आजादी की पहली लड़ाई 1770 से 1820 में चंपारण, बिहार के चंपारण में नुनिया विद्रोह हुआ था। 1770 से 1830 साल हमारे समाज के लोगों ने आंदोलन चलाया था देश आजादी के लिए। चंपारण सत्याग्रह आप देखिए, पढ़िए आप लोग, 1770 से 1800 ईस्वी में। अब आप बताइए, देश आजादी की पहली लड़ाई हमारे समाज के लोगों ने लड़ा, और आज हम अपने आप को पहचानना भूल गए। उसी जगह पे महात्मा गांधी पूरे दुनिया में गए, पूरे देश में घूमे, उनको कहीं रास्ता नहीं दिखाई दिए। तो लास्ट में वही चंपारण सत्याग्रह उनको याद आया, नुनिया विद्रोह याद आया। फिर वही मुटुकधारी चौहान, बिहार के विद्यारवा चंपारण में जा करके मुटुकधारी चौहान जी ने उनको जमीन दे करके आश्रम बनाया। मैं उसमें 2012 में उनके ऊपर इस बात के लिए जब जानकारी मुझे हुई कि चंपारण में महात्मा गांधी को बाबू बनाने का काम अगर हमारा समाज के लोगों ने किया है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म बनाया था, दुनिया के वीर सपूत, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे। और उन्होंने जमीन दे के आश्रम बनाया, सब कुछ किया। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। उसके बाद 1930 में बुद्धू नुनिया थे हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी। जब 1930 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब नमक पे टैक्स लगाया, तो टैक्स को, नमक का टैक्स तोड़ने के लिए हमारे बुद्धू नुनिया शहीद हो गए। उनके उबलते हुए कराह में डाल दिया और उनको मार दिया अंग्रेजों ने, और वो आपके लिए लड़ाई लड़े। आप बताइए, इस समाज को, इस देश को आजादी के लिए नमक कानून तोड़ने वाले पहले हमारे
शहीद बुद्ध दुनिया हुए थे। आज उनके परपोते हमारे सामने हैं। रमेश जी, कहाँ है रमेश जी? ये खड़ा है रमेश जी। ये वो शहीद बुद्ध दुनिया जी के परपोते के नाम पे ताली बजाइए। जब से सुने तब से ये हमारे साथ कदम से कदम मिला के दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, बहुत सारी यात्रा कर चुके हैं ये। और सोचिए, वो नमक कानून तोड़ने वाला हमारा, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। 4-4 बार इस देश की आजादी के लिए आपके समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया और अपनी जान की आहुति दी, अपनी आपको प्राण का त्याग दिया आपको देश के, भारत की आजादी के लिए। आज उसके पूछने वाला कोई नहीं है। इसका क्या कारण है? हम सब संगठित नहीं हैं, हम अपने के प्रति जागरूक नहीं है साहब। तो इसीलिए मैं आप लोग से अनुरोध विनती कर रहा हूं कि आप लोग की आवाज उठाने के लिए हम देश भर में घूम रहे हैं। और हमारा जो विंग है, जो अलग अलग भटके हुए हमारे समाज के इतने सारे गिड़िया बना हुआ है, डाली अलग अलग टूट के बहा हुआ है। अगर जिस दिन हम उसको भी एकत्रित करने के लिए कैप्टन निषाद साहब के साथ हम लोग भी एकत्रित हुए थे, उनके साथ भी हमसे पहले भी अभियान हम लोग चलाए थे, लेकिन उस समय बिजनेसमैन था, मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हम सब सोए नहीं, हम सब जगे हैं और हम सब आगे सरकार से आपकी मांग करते रहेंगे और यह हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपके बीच में आए हैं। और एक और बात बता देता हूं, जब सरकार 1930 में हमारा जब रोजगार छीना था तो उन्होंने बोला था कि इसका रॉयल्टी देंगे आपको हम। नमक पे टैक्स जो लगाया, उसके बाद रोजगार छीनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोली थी कि आपको हम इसका रॉयल्टी देंगे। अगर 1930 से महोदय अगर हम रॉयल्टी की बात करें, आज 2024 है, 76 साल में 20,000 करोड़ से ऊपर हमारा रॉयल्टी बनता है 2% से। आप सोचिए, लता मंगेशकर का रॉयल्टी मिल सकता है, मोहम्मद रफी का रॉयल्टी मिल सकता है। उसी जमाने में जब गाना गाया वो लोग, आज उनका रॉयल्टी मिल सकता है। तो हमारा नमक पे जो टैक्स की बात हुई थी, जब हमारा रोजगार छीना था, उस समय अगर हमारा रॉयल्टी की बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो क्यों नहीं हम आज केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमें हमारा रॉयल्टी दो। हम तुमसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, अब आपको जागना होगा। हमारे बीच में बहुत सारे हमारा अतिथिगण आए हुए हैं, बहुत महानुभाव है, अपनी बात रखेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो बताने के लिए हम आए हैं। ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, किसी का प्रचार नहीं है। हम भगीरथ वंशीय अपनी समाज का प्रचार कर रहे हैं। जो मांग हमने रखा है, क्या ये गलत मांगे हैं? बताइए आप लोग हाथ उठा करके, ये सही मांग है कि गलत मांग है? हम अपने हक अधिकार के लिए अगर लड़ने के लिए आए हैं तो आप सब मेरा साथ दीजिए, कदम से कदम मिला के सिर्फ 1 रुपया आप लोग दीजिए, बस मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ 1 रुपया दीजिए और कहिए कि ये अभियान हम चला रहे हैं। हरीश मेरा बेटा, मेरा भाई है, ये अभियान हम चला रहे हैं, हम उसके साथ हैं। ये अपील आप लोग से करना चाहता हूँ। और जो भी आज लोग हमारे साथ में नहीं, हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो देख रहे हैं, मैं उनसे विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जहां भी हैं, मुझे मालूम है कितना प्यार करते हैं आप लोग। अगर वो प्यार मैं बोलूं, अगर प्यार नहीं होता तो आज इतना बड़ा सफलता नहीं मिली थी। पहली बार हमको अंबाला में, हरियाणा में हमको स्वागत किए थे दिनेश भाई जी लोग, 3000 लोगों ने स्वागत किया था। हाथी घोड़ा ऊंट पे हमारा स्वागत करके हमारा इतना बड़ा सम्मान किया था। उसके बाद राजस्थान में 4 बजे हमको जाना था सर, हम रात में 12:30 बजे पहुंचे। 1500 से 2000 महिला बच्चे 12:30 बजे रात को हमारा सम्मान किए। गुजरात में हम गए तो 40,000 लोगों ने हमको सुबह सम्मान किया। पूरे गुजरात में ऐसी हमें सम्मान होता रह गया, पूरे कर्नाटक में ऐसी, साउथ में भाषा बेशक हम नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे को प्यार कोई कमी नहीं हुआ। तो ये सब हमने देखा है। अपने समाज के प्रति लोगों को बहुत जागरूकता है और हम सब जब वो मुझे अपना लिए हैं, 12 स्टेट के लोग भगीरथ जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम सब ने तय किया है कि हम सब भी भगीरथ जी को अपना आदर्श मान के ये भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक समाज के उचित पैदान पे हम नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम बैठने वाले नहीं है साहब। और आरटीआई के माध्यम से
मैं वो सरकार से, हर स्टेट के लोगों से मांग कर रहा हूं कि आपने उसके लिए, उस समाज के लिए दिया तो मुझे, मेरे हक के लिए आपने क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस तरह कर्नाटक में हमारा उपार आयोग लागू हुआ है, उस तरह केंद्र सरकार पूरे देश में हमारे समाज के लिए एक आयोग बनाए, वो भगीरथ आयोग हमारा हो, हमारा एक पहचान, हमारा नाम भगीरथ के नाम से जाना जाए। ये मैं आप लोग को अपील कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथीगण आए हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे पूर्व मंत्री भी आए हैं। मैं सबका सम्मान करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि सर आप लोग, हमारी जो आवाज़ है समाज का, जितनी टूटी फूटी भाषा में, मैं कोई नेता नहीं हूँ, बस जो भी थोड़ा बहुत बोलना सीखा हूँ, बस यात्रा में सीख लिया हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार इस समाज के बारे में सोचिए साहब, बस प्लीज। और जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं साहब। मैं एक 2 लाइन के गाना गुनगुनाता हूँ जो जीवन में मैंने अपने आप को प्राप्त किया है। ए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चल हम हंसे जग रोए। तो काम ऐसा करके जाएंगे, ये आज तक का जो जिंदगी हमारा है ना, वो अपने परिवार, बच्चों, घर वालों के लिए किया है। आज से जो मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, सिर्फ हरीश के लिए कर रहा हूँ। और ये सपना पूरा करने के लिए मेरे पूरे फैमिली, मेरे बीवी बच्चों, माँ बाप और मेरी छोटी सी नतनी है, वो भी हमारे साथ है। जय भगीरथ बोलती है, रात में 12 बजे भी हमको फोन करती है। तो इससे मुझे प्रोत्साहित मिलता है। और इसी पे मैंने 1-2 लाइन आपको बताऊंगा गा के कि जीवन का क्या सच्चाई है आपका। ए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चल हम हंसे जग रोए। तो इसी पे 2 लाइन बोलूंगा आपको। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। सोने सी तेरी काया जल जल के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल जल के राख होगी। कुरे देंगे जब जमी में बाकी न खाक होगी, कुरे देंगे जब जमी में बाकी न खाक होगी। दे देगा तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। यही जिंदगी का सच्चाई है। आपको जाना ही जब 2 गज कफन के टुकड़ा में है, तो कुछ ऐसा काम करके जाइए कि आने वाला समय इतिहास में नाम आपका रहेगा, आपका समाज के बीच में चर्चा रहेगा कि आप कुछ करके जाएंगे अपने पीढ़ी में, आने वालों में। अगर भगीरथ जी अच्छा काम करके आए हैं तभी तो उनका गुणगान हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब इस पे आप लोग विचार कीजिए जो हमने बातें बताए हैं। अब हमारे मुख्य अतिथि लोग अपनी बात रखेगा। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि सबको धन्यवाद, अभिनंदन, नंदन, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।